हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, पावर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और आज ही शायद इसका लास्ट पार्ट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था जहां विंग मन में सोचता है विंग चाइना छोड़कर आया है, तब से वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इसलिए वो आयुआन को टाइम नहीं दे पा रहा था। अब मैनेजर उन्हें उनकी 1 हफ्ते की सैलरी देता है और विंग घर आ जाता है, जहां वो आज विंग के लिए आयुआन के लिए मार्केट से कुछ फेवरेट फूड और उसका पसंदीदा रैबिट टॉय लेकर आया था। इधर आयुआन भी अपने मम्मा को देखकर बहुत हैप्पी था। वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा आज आप अपने काम पर नहीं जाओगे? विंग कहता है, नहीं, क्योंकि हमारे जो न्यू बॉस है ना, उन्होंने कहा विंग तुम जाकर आयुआन को टाइम दो, उसे भी तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। तो मैं आ गया और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। और सारा सामान आयुआन को दिखाता है, जहाँ आयुआन हैप्पी हो जाता है और विंग को गले लगा लेता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं, जो एक कमरे में बैठे सब कुछ देख रहा था। अब रात को विंग आयुआन को सुला देता है और फिर वॉशरूम में जाता है और शावर लेकर आता है, जहाँ विंग अंदर से बाथरोब पहनकर ही बाहर आता है और वो आयुआन को देखता है जो पीसफुली सो रहा था। अब विंग अपना बाथरोब हटाता है और पहले टी शर्ट पहनता है, उसके बाद अपना लोवर और फिर बालों को सुखाकर आयुआन के साथ सो जाता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं, जिसने विंग को कपड़े चेंज करते हुए देख लिया था और वो विंग की बॉडी देखकर पूरी तरह हॉट हो चुका था। उसका प्राइवेट पार्ट भी वेकअप हो गया था और वो अपने प्राइवेट पार्ट को देखते हुए कहता है, विंग ये तुमने क्या किया? अब मैं क्या करूँ? यही सोचते हुए वो वॉशरूम में जाता है और अपने हाथों से ही अपने आप को शांत करता है और फिर बाहर आता है और देखता है कि विंग और आयुआन दोनों ही पीसफुली सो रहे हैं। और फिर इतने दिनों से विंग सुबह भी और शाम को भी काम करके काफ़ी थक जाता था, इसलिए आज उसे लेटते ही नींद आ जाती है। और अब हम वांग जी को देखते हैं, जो अपने कमरे में एक बटन प्रेस करता है और विंग के कमरे में एक बड़ा सा मिरर था, जिसमें विंग खुद को देखता था। तो विंग को वो खुद ही नज़र आता था, मगर विंग को नहीं पता था कि वांग जी दूसरे कमरे से उसे मिरर के जरिए विंग और आयुआन को देख रहा है। साथ ही उसने विंग को कपड़े चेंज करते हुए भी उसी मिरर से देखा था और अब वांग जी के बटन प्रेस करने की वजह से वो मिरर दीवार के बीच में चला जाता है और अब वांग जी चुपके से विंग के अपार्टमेंट में इंटर होता है और विंग के पास जाकर उसे देखता है। उसके फोरहेड पर एक हल्की सी और सॉफ्ट किस करता है। उसके बाद वो उसके लिप्स पर भी एक सॉफ्ट किस करता है और वापस अपने कमरे में आ जाता है और सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी फिर से विंग और आयुआन को देखता है, जहां विंग आयुआन को रेडी करता है और फिर उसे ब्रेकफास्ट करने को बिठा देता है। उसके बाद वो फिर से फ्रेश होता है और फिर से बाहर आकर अपने कपड़े चेंज करता है और आयुआन को उसके स्कूल छोड़ने के बाद अपने रेस्टोरेंट वाले काम पर चला जाता है। इधर वांग जी, जो सुबह सुबह फिर से अरेस्ट हो चुका था, वो फिर से खुद को शांत करता है और फिर वो अपने लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है, जहाँ कुछ देर बाद हान वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर आता है और फिर वांग जी को ब्रेकफास्ट देते हुए कहता है, सर मज़ा आ रहा है, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया। मास्टर को आपके बगल वाले रूम में ही ठहरा दिया है, साथ ही ये मिरर लगवा दिया है ताकि आप मास्टर और लिटिल मास्टर दोनों को आराम से देख सके। मगर सर ऐसा कब तक चलेगा? आप उनके सामने कब जाओगे? वांग जी कहता है, बहुत जल्द। फिलहाल मैं इसी में हैप्पी हूँ कि कम से कम विंग और आयुआन मेरे सामने हैं। वैसे हान, क्या तुमने आयुआन के बारे में पता किया कि वो कौन है, उसके मॉम डैड कौन है और वो विंग के साथ कब से है? जो सुनकर हान हैरान होता है और वो वांग जी से कहता है, सर ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको अभी तक पता नहीं है कि आयुआन आपका बेबी है? वांग जी, जो फूड खा रहा था, वो एकदम से उसके गले में फंस जाता है और वो खांसने लगता है और हान जल्दी से वांग जी को पानी देता है, उसकी बैक को रब करता है और कहता है, सर आराम से। कुछ देर बाद वांग जी काम डाउन होता है और कहता है, हान ये तुम क्या कह रहे हो? आयुआन मेरा बेबी है? हान कहता है, हाँ सर। वांग जी हान का कॉलर पकड़कर कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हान कहता है, सॉरी सर, मुझे लगा शायद आपको पता है, इसीलिए तो आप उस बेबी के साथ कंफर्टेबल थे। वांग जी अब शौक होते हुए और मलमल करते हुए कहता है, आयुआन मेरा बेबी है? हाँ, आयुआन मेरा बेबी है, आयुआन मेरा बेबी है। हान हान कहता है, हाँ सर, आयुआन आपका बेबी है। वांग जी कहता है, मेरा बेबी है। यह बात सुनकर पहले तो वांग जी बहुत हैप्पी होता है, मगर अचानक उसका फेस रिएक्शन चेंज होते ही वो गुस्से में और डार्क वॉइस में
विंग के कमरे की तरफ देखते हुए कहता है, विंग ये तुमने सही नहीं किया, मुझे मेरे बेबी के बारे में भनक भी नहीं लगने दी, ये तो गलत है विंग, ये बहुत ही गलत है। और अब उसे वो बात याद आती है जब सुयान ने उसे कहा था कि वो डर गया था कि तुम। और अब वांग जी अपने मन में कहता है, ओह तो तुम इसीलिए चाइना से भागकर यहाँ आए कि ताकि मुझे न पता चले कि आयुआन मेरा बेटा है। और फिर कहता है, मगर अब मुझे पता चल गया है और अब तुम भी मेरे पास आओगे और आयुआन भी, और वो भी बहुत जल्द। विंग अब बहुत जल्द, ये कहते हुए वो हान से कहता है, जल्दी से गाड़ी निकालो। और फिर हान और वांग जी नीचे आते हैं और फिर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा पहुंचते हैं आयुआन के स्कूल में। वहाँ वांग जी आयुआन को पिक करता है और आज उसे एक अंकल की तरह नहीं बल्कि एक फादर की तरह गले लगाता है, उसे प्यार करता है और फिर उसे उसी की पसंदीदा जगह पर घुमाने ले जाता है। और फिर से दोनों बाप बेटे काफ़ी एंजॉय करते हैं। और आज वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो विंग के आने से पहले उसे ढेर सारी चॉकलेट खरीद कर देता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए, मगर आयुआन कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे भी मेरे लिए ये चॉकलेट छुपाना ही मुश्किल हो रहा है, मैं इन्हें कहाँ रखूँगा अंकल। अपने बेटे के मुंह से अंकल सुनकर वांग जी का दिल टूट रहा था, मगर वो फिर भी खुद को संभालता है और मन में कहता है, मैं बहुत जल्द तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारा अंकल नहीं बल्कि डैड हूँ। और फिर वांग जी पूरे एक हफ्ते तक वहीं स्कूल में आयुआन से मिलने जाता है, उसके साथ कुछ हैप्पी मोमेंट को एंजॉय करता है। और अब विंग को उसके क्लब में बुलाया गया था जहाँ विंग से अपने बेटर वाले काम को करने लगता है। और अब ये क्लब पहले से भी बेहतर बन गया था, इसलिए अब यहाँ अमीर घरों के बच्चे बड़े लोग आने लगे थे। इसी बीच कोरिया का माफिया वेन चाओ भी उस क्लब में आता है और जब उसकी नज़र हमारे विंग पर पड़ती है तो वो विंग को ही देखने लगता है। और जब विंग उसे ड्रिंक सर्व करने उसकी टेबल पर जाता है और जैसे ही विंग सबकी ड्रिंक उस टेबल पर रखता है तभी वेन चाओ विंग का हाथ पकड़ता है और विंग से कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना पसंद करोगे? देखो इसके बदले में तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा, तो बता क्या चलेगा मेरे साथ? विंग जब ये सुनता है तो वो पहले तो वेन चाओ से कहता है, सर मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़, मैं उस तरह का ओमेगा नहीं हूँ, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। और हाँ, अगर आपको दूसरी सर्विस चाहिए तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वेन चाओ कहता, ओ रियली? मगर जहाँ तक मैंने सुना है और देखा है, ओमेगा तो पैसे के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। विंग कहता है, करते होंगे सर, मगर हम नहीं करते, इसलिए प्लीज़ आप मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। वेन चाओ कहता, ओ गाइस देखो, ये 2 टके का वेटर कह रहा है ये मेरी शिकायत करेगा, चल कर शिकायत, क्योंकि अब तो मैं यहीं इसी क्लब में तुम्हारे साथ वो सब करूँगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, बुला जिसे बुलाना चाहता है बुला। विंग कहता है, सर मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़, मैं नहीं चाहता इस क्लब में कुछ भी गड़बड़ हो, इसलिए प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। वेन चाओ विंग के हाथ पर किस करते हुए कहता है, अब तो नहीं छोड़ूंगा बेबी। और वो विंग के हाथ को अपने फेस पर फील करता है, मगर ये चीज़ विंग को पसंद नहीं आती और वो अपना हाथ झिड़कता है और एक ज़ोरदार थप्पड़ वेन चाओ के फेस पर मारता है। तभी वो चारों बॉडीगार्ड वहाँ पर आते हैं और विंग से पूछते हैं क्या हुआ। विंग उनसे कहता है, कुछ नहीं, वो सर के गाल पर मच्छर था बस, इसीलिए उससे भगा रहा था, आप जाकर अपना काम कीजिए। और विंग भी वहाँ से चला जाता है, मगर वेन चाओ को ये पसंद नहीं आता और वो अपने जेब से इंजेक्शन निकालता है और विंग के पास जाकर उसके शोल्डर पर वो इंजेक्ट कर देता है और फिर उसे खींच कर ले जाने लगते हैं। मगर वांग जी के जो बॉडीगार्ड थे वो वेन चाओ और उसके आदमियों को क्लब से बाहर फेंक देते हैं। इधर विंग को पूछते हैं उसे क्या हुआ, जहाँ विंग कहता है मैं ठीक हूँ। तभी विंग को चक्कर आने लगते हैं और वो वॉशरूम में भागता है, उसका सर और ज़्यादा घूमने लगता है और अब उसके फेरोमोन्स भी रिलीज होने लगता है, जो देखते हुए वहाँ सभी अल्फा को परेशानी होने लगती है। तभी मैनेजर कहता है, डॉक्टर को बुलाओ, ये करो वो करो, मगर विंग के फेरोमोन्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसके फेरोमोन्स किसी भी अल्फा को ट्रिगर कर सकता था। इसलिए उन बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड हान को कॉल करके बताता है कि सर यहाँ एक ओमेगा को कुछ बंदे छेड़ रहे थे और उन्होंने उस ओमेगा को ड्रग्स दे दिया है, जिस वजह से वो ओमेगा हीट में आ गई है। ये सुनते ही हान पूछता है, क्या नाम है उस ओमेगा का? बॉडीगार्ड कहता है विंग। हान जैसे ही ये सुनता है वो फ़ोन काटता है और वांग जी से कहता है, सर मास्टर मुश्किल में है। वांग जी शॉक होकर कहता है, क्या हुआ विंग को?
हान कहता है मास्टर अपनी हीट में है और वहाँ बहुत सारे अल्फा है जो मास्टर की हीट से ट्रिगर हो सकते हैं। वांग जी शौक होकर कहता है बॉडीगार्ड से कहो एक भी अल्फा विंग के पास नहीं जाना चाहिए। और हाँ मैं क्लब जा रहा हूँ, तुम आयुआन का ध्यान रखना। हान कहता है जी सर। और अब वांग जी वहाँ से निकलता है और फिर वो सीधा क्लब पहुँचता है जहाँ वो भी विंग के फेरोमोन्स को इनहेल करता है, मगर वो फिर भी विंग के लिए अंदर जाता है जहाँ वो पूछता है विंग कहाँ कहाँ। वो बॉडीगार्ड बताते हैं सर वो वॉशरूम में है। वांग जी जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाता है और डोर को नॉक करता है, मगर अंदर विंग जो अपने कपड़ों को फाड़ रहा था, अपने आप को नोच रहा था, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैवी सांसें ले रहा था। वही वांग जी काफ़ी देर खटखटाने के बाद भी जब विंग गेट ओपन नहीं करता वो घबरा जाता है और जल्दी से गेट पर एक जोरदार धक्का मारता है और धड़ाम से गेट खुल जाता है। वांग जी अंदर देखता है जहाँ विंग की बॉडी से अब ब्लड रिसने लगा था, क्योंकि उसने अपने बदन को अपने नाखूनों से खरोच लिया था, अपनी शर्ट भी फाड़ दी थी। तभी वांग जी अंदर आता है और वो विंग विंग कहता है और फिर जल्दी से अपना कोट उतारता है और उसी क्लब में एक वीआईपी रूम बना था। वांग जी विंग को वहाँ ले जाता है और उसे बेड पर लेटाता है। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़कर कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत हॉट हो रहा है, प्लीज़ मैं मर जाऊँगा, मेरी हेल्प करो। और वो ये सब हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है। इसलिए वांग जी विंग की इस तरह हालत को नहीं देख पाता और वो भी विंग के पास बैठते हुए कहता है हाँ विंग मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और फिर वांग जी एकदम से विंग को अपनी बाहों में भरता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर उसके लिप्स को सक करने लगता है। वहीं विंग भी वांग जी को किस बैक कर रहा था और किस करते करते वो वांग जी को ही इमेजिन कर रहा था, क्योंकि भले ही विंग को वांग जी से दूर रहते हुए 5 साल हो गए हैं, मगर इंसान अपना पहला प्यार, उसका पहला टच कभी नहीं भूलता वो। और इसीलिए विंग को एहसास हो रहा था कि ये टच वो जानता है, पहचानता है, मगर अभी वो इन सब बातों को इग्नोर करके केवल और केवल अपनी हीट पर ही फोकस करता है, क्योंकि उसे काफ़ी पेन हो रहा था। वहीं वांग जी भी धीरे धीरे विंग के फेरोमोन्स में खोता गया और उसका रट भी ट्रिगर हो गया और अब वो दोनों ही बहुत हॉट पैशनेट डीप किस किए जा रहे थे। उन्हें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। वो दोनों बस एक दूसरे में समाये जा रहे थे। और अब वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ता है और उसके नेक पर आ जाता है, जहाँ वो अपनी टंग से लिक करता है, सक करता है और बाइट भी करता है और फिर धीरे धीरे उसके ब्रेस्ट पर आता है, उसके ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है अपनी टंग से, उसके निप्पल को सहलाता है, अपने माउथ में लेता है, सक करता है और इसी तरह वो विंग के दोनों ब्रेस्ट को लिक सक करता है और फिर धीरे धीरे उसके बेली पर आता है, उसे वहाँ सॉफ्ट किस करता है, उसके बेली बटन को लिक करता है और फिर धीरे धीरे उसके लोअर पार्ट पर आता है, उसे अपने पैंट से बाहर निकालता उसकी पैंट से बाहर निकालता है, उसे लिक करता है, उसे माउथ में लेकर उसे अप डाउन करता है और फिर अपनी लिटिल लैन को उसके प्राइवेट पार्ट पर सेट करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वही विंग तो वांग जी के हर एक मुंह पर मौन कर रहा था और साथ ही वो बेड शीट को मसल रहा था। और फिर काफ़ी देर उसे हिट करने के बाद आखिरकार विंग के मुंह से वांग जी का नाम निकल ही जाता है और वो वांग जी का नाम लेकर कहता है और फास्ट डीप वांग जी, और फास्ट। और फिर वांग जी भी पूरी स्पीड के साथ विंग के साथ पूरे 2 दिन तक हर एक पोजीशन में इंटीमेट होता है। और जब विंग की हीट और उस इंजेक्शन का असर ख़त्म हो जाता है तब विंग पूरी तरह बेहोश हो जाता है, क्योंकि 2 दिन से विंग के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उस ड्रग्स की वजह से और उस हीट की वजह से हो रहा था। और अब वांग जी भी थक गया था, इसलिए वो भी उसी के बगल में सो जाता है। और अब 3 दिन बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग की आँख खुलती है तो वो सामने वांग जी को देखकर शॉक, और फिर वो अपनी बॉडी को देखता है जो पूरी तरह नेकेड थी और उस पर बाइट के निशान, साथ ही विंग के खरोचों के निशान थे। वो पहले तो वो सब याद करता है वो वांग जी को फिर से देखता उसके बाद वो वांग जी को फिर से देखता है और अपने मन में सोचता है वांग जी यहाँ कैसे, क्या ये इत्तेफाक है या वांग जी ने मुझे ढूंढ लिया है। वो वहाँ से भागना चाहता था, मगर विंग की बॉडी और उसके पैर दोनों विंग का साथ नहीं देते और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते। तभी विंग अपने नेक को टच करता है, क्योंकि वहाँ उसे काफ़ी पेन हो रहा था। और जब उसे एहसास होता है कि ये तो अल्फा मार्क है, वो फिर से शॉकिंग नज़रों से वांग जी को देखता है और अपने मन में कहता है क्यों वांग जी, क्यों, आखिर तुमने मुझे मार्क क्यों किया, जबकि तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। क्या फिर तुम
मुझे यूज करके जताना चाहते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे इस्तेमाल की चीज़ हूँ। और इस बार तो मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया वांग जी, क्यों? और वो रोने लगता है, जिसकी सिसकियाँ सुनकर वांग जी की नींद टूट जाती है और वो जल्दी से बैठते हुए कहता है, विंग क्या हुआ, क्या हुआ विंग? विंग गुस्से में अपनी आंखों को खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्यों मिस्टर लैन, आपने फिर से मेरे साथ वो सब क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? और वैसे भी आप मुझे पहले ही बर्बाद कर चुके थे, तो आज फिर से क्यों? आखिर मैंने कौन सी गलती कर रखी है? क्यों आप मुझे हट करने पर तुले हैं? क्या आपको पहले मुझे हट करके मज़ा नहीं आया जो आपने आज फिर से मुझे हट कर दिया? वैसे भी मैं तो आपकी लाइफ से आ गया था ना, फिर क्यों आप मेरे पीछे पड़े हैं, क्यों? और वो रोने लगता है, जहाँ वांग जी उसे समझाते हुए कहता है, विंग आई एम सॉरी, पहले हमारे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और जब से मुझे पता चला कि तुमने मेरी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं किया, तब से ही मैं पछतावे की आग में जल रहा था। मैं रोज़ तिल तिल मर रहा था। मेरी आत्मा मुझे बार बार झकझोर रही थी कि तुमने विंग के साथ क्या किया, उसके साथ इतना गलत क्यों किया, जबकि वो तो तुझसे पूरे दिल से प्यार करता था। मगर मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे जो मैंने अपने सच्चे प्यार को समझ नहीं पाया। और जब तुम मुझे मिले तो तुम्हारी याददाश्त जा चुकी थी। मैं तुमसे हर गुनाह की माफ़ी मांगना चाहता था, मगर उसके बाद तुम्हें होश आया तो फिर तुम फिर से मेरी लाइफ से चले गए। और कल ये कुछ जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। कल भी ये सब नहीं करना चाहता था, मगर तुम्हारी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे ये करना पड़ा। पर विंग, कल तुम्हें हट करने के बारे में मेरा कोई इरादा नहीं था, और पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। प्लीज़ विंग, मेरा भरोसा करो। मैं केवल तुमसे और तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारे सिवाय मेरी लाइफ में कोई और नहीं था। मेरा यकीन करो विंग। विंग कहता है, बस करो वांग जी, कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारे गार्डों ने मुझे सब बता दिया था, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं था। खैर वो सब छोड़ो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद करो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, पर विंग, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आयुआन को मेरी ज़रूरत है। उसे एक फादर का प्यार चाहिए। विंग ये सुनकर शौक और वो शौकिंग नज़रों से वांग जी को देखता है और वांग जी से कहता है, विंग, मुझे पता है आयुआन मेरा बेटा है और मैं अब तुम्हारे और आयुआन के बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार तुम्हें बिल्कुल भी हट नहीं करूँगा। प्लीज़ विंग, मेरा विश्वास करो। विंग एक स्मक लेते हुए कहता है, विश्वास? वो भी तुम पर? वांग जी, कैसे तुम पर विश्वास करूँ ताकि फिर से तुम मेरा विश्वास, मेरा भरोसा तोड़ पाओ? माफ़ करना मिस्टर लैन, मगर मैं आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं आपको दोबारा मौका नहीं देना चाहता। अब आप मेरी लाइफ से जा चुके हैं। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग, ऐसा मत कहो। मैं जानता हूँ मैंने पहले बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी मुझे प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा तुम्हें हट नहीं करूँगा। मगर विंग कुछ भी नहीं कहता। वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है, मगर उसके पैर बहुत ज़्यादा शेक कर रहे थे। वो गिरने वाला था, मगर तभी वांग जी उसे पकड़ लेता है और वो विंग से कहता है, विंग, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। इतना कहते ही वो विंग को गोद में उठाता है और अंदर वॉशरूम में ले जाता है और बाथटब में बिठाकर उसमें नॉर्मल वाटर ऑन कर देता है और खुद शावर लेने लगता है। कुछ देर बाद वांग जी एक बाथरोब खुद पहनता है और एक बाथरोब विंग को पहनाता है, और फिर बाहर आकर हान को कॉल करता है और अपने लिए विंग के लिए कपड़े और मेडिसिन मंगवाता है और कुछ फूड भी। जहाँ वांग जी विंग से कहता है वो आराम करे, आयुआन की टेंशन बिल्कुल भी ना ले, वो हान के साथ ठीक है। और हाँ, जब तक तुम्हारे और मेरे कपड़े आते हैं तब तक तुम आराम करो। और इधर वांग जी जाकर साइड में चेयर पर बैठ जाता है और फिर होटल मैनेजर को कॉल करता है और एक लैपटॉप और उस क्लब का सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। कुछ देर बाद मैनेजर लैपटॉप और सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है और वो लैपटॉप और फुटेज वांग जी को दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर वांग जी 2 दिन पहले की सारी फुटेज देखता है, जिसमें वांग जी देखता है कि कैसे उस पर्सन ने विंग का हाथ पकड़ा, उससे क्या क्या बात की, जिसे देखकर वांग जी का तो एकदम खून खोल गया था। उसकी हाथों की मुट्ठियाँ कस गई थी। वो एक नज़र विंग की तरफ देखता है जो दोबारा सो चुका था। वांग जी की आंखें गुस्से में रेड हो गई थी। वो वेंचाओ की फ़ोटो लेता है, तभी गेट पर दोबारा रिंग होता है, नॉक होता है। वांग जी गेट ओपन करता है तो देखता है गेट पर हान खड़ा था।
वो वांग जी को कपड़े देता है, फूड वगैरह देता है और कहता है वांग जी कुछ और काम। वांग जी कहता है हाँ, और फिर अपना मोबाइल दिखाता है और कहता है 1 घंटे में इस आदमी का पता करो कि ये कहाँ है। हान कहता है ओके, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर वांग जी पहले अपने कपड़े पहनता है और फिर विंग के पास आता है, उसे उठाता है और विंग से कहता है ये लो तुम्हारे कपड़े आ गए हैं और ये फूड भी। विंग कहता है रख दो, मैं पहन लूँगा। वांग जी कहता है और सभी चीज़ें टेबल पर रखता है। इधर विंग उठने की कोशिश करता है मगर वो नहीं उठ पा रहा था, इसलिए उसके मुंह से आउच निकल जाता है। जो सुनते ही वांग जी विंग को देखता है और कहता है रुको मैं हेल्प करता हूँ। विंग गुस्से में कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। और इतना कहते ही विंग दोबारा उठने लगता है मगर उससे नहीं हो पा रहा था। वो अपनी कमर को 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रहा था, जो देखते हुए वांग जी उसको बैठने में मदद करता है। उसके बाद विंग शर्ट तो पहन लेता है मगर उसको उससे लोअर पहनना नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वो अपने पैरों को थोड़ा सा भी नहीं हिला पा रहा था। जो देखते हुए विंग कहता है इतने बुढ़े हो गए हैं मगर अभी भी जान फूल है, मेरी क्या हालत कर दी है, मैं अपने पैरों को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। और ये सब धीरे से ममल करते हुए कह रहा था, जो वांग जी भी सुन रहा था। और विंग की बातें सुनकर वो विंग को शौकीन नज़रों से देख रहा था और विंग की इस तरह की बातों को सुनकर उसको अपने ऊपर प्राउड भी फील हो रहा था। तभी वांग जी कहता है इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं पहना देता हूं तुम्हें। विंग फिर गुस्से में कहता है मैंने कहा ना मैं कर लूँगा, क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आती। वांग जी कहता है आती तो है मगर क्या करूँ, तुम्हारी हालत देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर अच्छा लगा कि इस उम्र में भी मैं अभी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। और ये कहते कहते वो विंग के हाथ से लोवर लेता है और फिर उसे पहनाने लगता है। जहाँ विंग को तो बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था मगर वो फिर भी वांग जी से कह रहा था मैं कर लूँगा। वांग जी भी विंग को टीज करते हुए कहता है वैसे मुझसे शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस ये सोचो पहले जब हमने किया था तो आयुआन आया, और इस बार कहीं आयुआन की सिस्टर या फिर ब्रदर ना आ जाए तो ध्यान रखना। वैसे इस बार मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, वो भी अच्छे से। और वो विंग को लोवर पहनाते हुए उसके फेस के पास आ जाता है और फिर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे एक हॉट डीप पैशनेट किस करता है। और फिर छोड़ते हुए कहता है ब्रेकफास्ट कर लेना और हाँ मैं अभी आता हूँ। इतना कहते हुए वो विंग के हाथ में ब्रेकफास्ट और मेडिसिन देता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर विंग जो हैवी ब्रीथ ले रहा था वो शॉकिंग नज़रों से वांग जी को देख रहा था, जब तक कि वांग जी गेट के बाहर ना चला गया। उसके बाद विंग अपने हाथ में ब्रेकफास्ट देखता है और अब पहले तो वो उसे गुस्से में फेंक रहा था मगर फिर हाथ को रोकते हुए कहता है मैं ये खाना क्यों फेंक रहा हूँ, भले ही ये खाना उसने मंगवाया है मगर वो तो नहीं है ना यहाँ पर, और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है। इसलिए विंग उस खाने को खा लेता है और फिर वो मेडिसिन लेता है और फिर सोचता है उसे मना किया है जाने को मगर मैंने 2 दिन से अपने बच्चे को नहीं देखा, और वो सोचता है मैं चला ही जाता हूँ। उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है मगर वो अभी भी ट्यूमर की दवाई लेता था और आज उसने बिना डॉक्टर की परमिशन से पेन किलर ले लिया था। इस वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे अपनी बॉडी में पेन भी हो रहा था मगर वो उन सबको अभी के लिए इग्नोर करता है और अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां वो आयुआन को आवाज़ लगाता है मगर आयुआन को तो हान ने स्कूल भेज दिया था। वहीं अपार्टमेंट पहुंचने के बाद भी बेहोश होकर फर्श पर गिर चुका था, उसे बहुत तेज़ फीवर भी हो गया था। इधर वांग जी हान के साथ सीधा वेंचाओ के घर पहुंचता है, जहां वेंचाओ के डैड ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं हान और वांग जी के बॉडीगार्ड वेंचाओ के मेंशन में पहुंचते हैं और सीधे वेंचाओ का कॉलर पकड़कर उसे 2-3 पंच मारता है और फिर कहता है ये पंच मैंने इसलिए मारे कि तुमने उस पर्सन को हर्ट किया जो मुझसे बिलोंग करता है। और हान से कहता है हान इसे हॉस्पिटल ले जाओ और इसकी मरहम पट्टी करवाओ, और ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जाने अनजाने में तुमने मेरा ही फ़ायदा करवाया है। तभी वेनरुआन कहता है एक्सक्यूज मी, मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और ये क्या हरकत है, मेरे ही घर में मेरे ही सामने आपने मेरे बेटे को मारा, आप जानते हैं मैं कौन हूँ। वांग जी कहता है हाँ, एक मामूली सी चोर जो चाइना में छोटी मोटी चोरियाँ करता था और जिसके लिए काफ़ी बार तुम्हें जेल भी जाना पड़ा, और जेल में तुम्हारी मुलाकात यहाँ के एक गैंगस्टर से हुई और तुमने उसके साथ हाथ मिलाया और चाइना से यहाँ कोरिया आ गए और फिर यहाँ तुमने लोगों की किडनैपिंग, मर्डर, ड्रग्स
और पता नहीं क्या क्या गैरकानूनी धंधा किया और आज चाइना का नामी बदमाश चोर पर्सन यहाँ का माफिया गैंगस्टर बन गया। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या और इंट्रोडक्शन दूँ तुम्हारा, या फिर इतना ही बहुत है? जो सुनकर बेन रूहान कहता है, कौन हो तुम और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? तभी वांग जी कहता है, मेरा नाम लैन वांग जी है। क्या? लैन वांग जी? बेन रूहान कहता है, लैन वांग जी? क्या तुम चाइना के सबसे रिच पर्सन और माफिया हो? वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर हाँ से कहता है, मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम इसका इलाज करके इसे इसके बाप के पास छोड़ देना। और मिस्टर बेन रूहान, माफ़ करना, तुम्हारा बच्चा जो सिंगल पीस था वो अब कई जगह से क्रैक हो गया है, इसलिए उसका इलाज करना तो बनता है ना। और ये कहकर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो घर आता है और फिर से शावर वगैरह लेकर कपड़े चेंज करता है। तभी वो उस मिरर से विंग के रूम को देखता है जिसमें विंग न जाने कब से बेहोश पड़ा था। और वांग जी ये देखकर डर जाता है और मन में सोचता है, विंग तो क्लब में था ना, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है और फर्श पर क्यों लेटा है? इसलिए वांग जी जल्दी से अपने कमरे में लगे बटन को प्रेस करता है और वो विंग के पास जाता है, जहाँ वो विंग को आवाज़ देता है। उसे चेक करता है तो देखता है कि विंग की बॉडी बहुत गर्म है। वो जल्दी से विंग को उठाता है और सीधा हॉस्पिटल लाता है, जहाँ डॉक्टर विंग को चेक करने के बाद वांग जी को बताता है कि शायद इन्होंने कोई मेडिसिन खाई थी, वो इनको रिएक्ट कर गई, जिस वजह से बेहोश हो गए, क्योंकि ये अभी भी शायद कोई मेडिसिन ले रहे थे। वांग जी को याद आता है कि हाँ, विंग अभी भी ट्यूमर के लिए मेडिसिन लेता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि वो विंग को कब तक घर ले जा सकता है। डॉक्टर कहता है वो उनका फीवर उतर जाए उसके बाद वो घर ले जा सकते हैं, मगर हाँ, आइंदा से उन्हें बिना डॉक्टर की कोई भी मेडिसिन यूज मत करने देना, क्योंकि अभी भी उनका दिमाग पूरी तरह ठीक नहीं है। वांग जी कहता है, जी डॉक्टर। और फिर कुछ देर बाद विंग को होश आता है। वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर एकदम से उठता है और कहता है, मैं यहाँ कैसे, कौन लाया मुझे? तभी वांग जी जो बाहर से आ रहा था वो विंग को देखकर कहता है, विंग तुम्हें होश आ गया? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें वो मेडिसिन नहीं खिलानी चाहिए थी। मेरी वजह से तुम यहाँ हॉस्पिटल में, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। वांग जी को ऐसे पैनिक करते थे। विंग कहता है, मिस्टर लैन मैं ठीक हूँ, रिलैक्स, काम डाउन। वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग को हक कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग मन में सोचता है, ये क्या, मुझे रुलाने वाला पर्सन आज खुद रो रहा है। तभी विंग कहता है, मिस्टर लैन मुझे घर जाना है। वांग जी कहता है, हाँ चलो। और फिर वांग जी विंग को संभाल के गाड़ी में बिठाता है और उसके अपार्टमेंट लाता है। विंग तो ये देखकर शौक कि उसने तो वांग जी को बताया नहीं कि वो कहाँ रहता है। फिर वांग जी उसे एग्जैक्ट लोकेशन पर कैसे लाया। अब वांग जी विंग को संभाल के उसके रूम में ले जाता है, उसे लेटाता है और फिर उसके लिए कुछ सूप वगैरह बनाता है और विंग के पास आता है, उसे अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है। तभी विंग कहता है, मिस्टर लैन वैसे मैंने आपको कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ, इस रूम में रहता हूँ? और सबसे बड़ी बात, मुझे याद है जब मैं क्लब से आया था तब मैंने गेट को लॉक कर दिया था, तो आपके पास मेरे घर की की कहाँ से आई और आप मेरे कमरे में कैसे आए? ये सुनकर तो अब वांग जी अपने दिमाग में सोचने लगता है कि वो कैसे और अब क्या जवाब दे कि मैं यहीं उसके बगल में रहता हूँ और मैंने इस मिरर के जरिए उसको देखा। वांग जी को चुप देखकर विंग कहता है, क्या हुआ मिस्टर लैन? वांग जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हुआ? वांग जी कहता है, ओहो विंग, तुम बिना क्या सवाल लेकर बैठ गए हो? चलो जल्दी से ये सूप पियो, यह ठंडा हो जाएगा तो फिर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इतना कहते ही वो विंग के माउथ में स्पून डाल देता है और अब जल्दी जल्दी सूप पिलाकर विंग से कहता है, वो आराम करे, मैं चलता हूँ। मगर तभी विंग कहता है, मिस्टर लैन आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। वांग जी कहता है, कौन सा सवाल विंग? विंग कहता है, वही जो मैंने आपसे कुछ देर पहले पूछा था। वांग जी ऑकवर्ड होकर कहता है, ओ वो सवाल, वो तो मुझे पता है क्योंकि ये बिल्डिंग मेरी है, मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूँ और मैं भी यहीं रहता हूँ। विंग कहता है, क्या, कहाँ? और ये आपकी बिल्डिंग है? वांग जी कहता है, हाँ ये बिल्डिंग मेरी है और ये तुम्हारे बगल वाले रूम में, मैं तुम्हारे बगल वाले रूम में रहता हूँ। विंग कहता है, अब आप सच बताइए, आप यहाँ कब आए? वांग जी कहता है, यही 4 महीने पहले। विंग शॉक होकर कहता है, क्या आप 4 महीने से यहीं हैं? तो आप चाइना में आपका काम उसे कौन संभाल रहा है? वांग जी कहता है, मेरे अंकल और उनका बेटा। विंग कहता है, अंकल का बेटा? मगर जब मैं तुम्हारे घर आया था तब तो वहाँ कोई नहीं था। वांग जी कहता है, हाँ दरअसल आंटी तो गगा को जन्म देने के बाद ही गुजर गई थी, इसलिए काफ़ी सालों तक तो हम सब ने मिलकर उन्हें पाला था। उसके बाद जब गगा पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे
और अब वापस आ गए हैं। विंग कहता है ओ तो अब ये बताओ तुम कब जा रहे हो। वांग जी कहता है जब तक तुम नहीं मानोगे तब तक। विंग कहता है और अगर मैं नहीं माना तो क्या तुम वापस नहीं जाओगे। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, पहले तुमसे दूर होने की सज़ा भुगत चुका हूँ अब नहीं। और भले ही तुम मुझे माफ़ न करो विंग, मगर तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे अपने और हमारे बेबी से दूर जाने को मत कहना, क्योंकि तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वांग जी को भले ही विंग ने अभी तक माफ़ नहीं किया था, मगर वो जब भी वांग जी को आयुआन को साथ में खाते खेलते मस्ती करते हुए देखता था, उसे अपने दिल में एक सुकून मिलता था और वो सोचने पर मजबूर हो जाता था कि क्या सच में वांग जी बदल गया है, मुझे उसे एक मौका देना चाहिए या नहीं। अभी भी वो इसी कश्मकश में था। इधर एक दिन वो तीनों आयुआन के कहने पर एक साथ घूमने जाते हैं, जहाँ उनको घूमते घूमते रात हो जाती है। और जब वो दोनों वापस आते हैं तो आयुआन सो चुका था। वांग जी उसे अपने गोद में लेता है और उसके कमरे में लेटा देता है, मगर आयुआन वांग जी का हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। ये देखते हुए विंग वांग जी से कहता है कि वो आज रात आयुआन के पास ही सो जाए। जो सुनकर वांग जी के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे, मगर फिर भी वो विंग से कहता है नहीं विंग, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करते तब तक मैं यहाँ नहीं सो सकता। और वो जाने लगता है। तभी विंग कहता है वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुको। ये सुनते ही वांग जी के कदम रुक जाते हैं और वो विंग को देखता है जिसने अपनी नज़र झुका ली थी। अब वांग जी विंग के पास आता है और अपने हाथों से उसका फेस उठाकर उसे देखता है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर वांग जी धीरे धीरे उसके लिप्स की तरफ बढ़ जाता है और उसे एक हॉट डीप पैशनेट किस करने लगता है। और आज विंग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करता और वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। और फिर धीरे धीरे दोनों ही बेड पर आ जाते हैं और अब एक दूसरे से बेशुमार प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और आज दोनों के बीच में वो पहला वाला प्यार था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो आयुआन को छोड़ने चला जाता है। इधर विंग घर का काम पूरा करता है और वांग जी के आने के बाद वो वांग जी से कहता है वांग जी मैं चाहता हूँ हम दोनों मैरिज कर ले। वांग जी कहता है क्या सच में विंग तुम ये चाहते हो। विंग हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी कहता है तो चलो हम अभी मैरिज कर लेते हैं। विंग कहता है अभी नहीं, हम पहले चाइना चलते हैं, क्योंकि मैंने अंकल और शुयान को काफ़ी हर्ट किया है, मुझे उनसे मिलना है, उन्हें समझाना है और बताना भी है कि हम दोनों साथ हैं। और अब हम सीधा चाइना का सीन देखते हैं, जहां विंग आयुआन को लेकर जियान मेंशन में था। वहीं जियान फेमियन जो विंग से काफ़ी नाराज़ थे, वहीं मैडम यू जो विंग को देखकर हैप्पी थी और उससे अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगती है। जहां विंग मैडम यू से कहता है आंटी आप माफ़ी मत मांगिए और सच मानिए, मैंने आपके किसी भी बात का बुरा नहीं माना। हाँ थोड़ा दर्द होता था, मगर उसके बाद सोचता था कि आप और अंकल नहीं होते तो मेरे साथ और भी बुरा हो सकता था। और फिर मैंने कभी भी आपको आंट नहीं बल्कि अपनी माँ समझा और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं एक दिन अपने प्यार से सब ठीक कर दूंगा। और फिर वो मैडम यू को हक करता है। उसके बाद वो जियान फेमियान से कहता है अंकल मुझे पता है मेरे इस तरह के बिहेव से मैंने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, मगर उस समय मैं एक अलग ही कश्मकश से गुजर रहा था, मगर अब सही है। और हाँ अंकल मैंने वांग जी को माफ़ कर दिया है। मैं जानता हूँ उसने पहले मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मगर अंकल वो इस बात के लिए काफ़ी शर्मिंदा है और अब हम दोनों एक होना चाहते हैं आयुआन की खातिर। मैं चाहता हूँ कि आयुआन को मेरे साथ साथ उसके डैड का भी प्यार मिले। तभी जियान फेमियान कहता है पर विंग शुयान का क्या होगा, तुम जानते हो ना वो भी तुमसे बेहद प्यार करता है। विंग कहता है मैं जानता हूँ अंकल, और इस बारे में खुद शुयान से मिलकर माफ़ी मांगूंगा। जियान फेमियान कहता है ठीक है विंग, पहले तुम शुयान से बात करो, अगर वो मान जाता है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर विंग अपने अंकल को हक करता है और अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग सीधा शुयान के मेंशन में पहुंचता है और उसके डोरबेल को रिंग करता है। तभी शुयान गेट ओपन करता है और वो विंग को देखकर शॉक और विंग को हक करता है और कहता है विंग तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। तभी विंग कहता है शुयान मेरे साथ कोई और भी है। शुयान कहता है कौन। तभी शुयान विंग के पीछे देखता है जहाँ वांग जी खड़ा था और वो शुयान को विंग से अलग करता है और कहता है विंग मेरा है। शुयान शॉकिंग नज़रों से विंग को देखता है और वांग जी को देखता है और कहता है
विंग तुम वांग जी से मैरिज करना चाहते हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है। शुयान कहता है तुम मुझे ये बताने आए थे? विंग फिर से हाँ में सिर हिलाता है। शुयान गुस्से में कहता है विंग तुम्हें पता है मैं तुमसे कब से कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी याददाश्त आने का इंतज़ार कर रहा था, और जब तुम्हारी याददाश्त आई तो तुम मुझे छोड़कर चले गए, और आज इतने महीनों बाद आकर मुझे ये बता रहे हो कि तुम वांग जी से मैरिज करना चाहते हो। विंग मैं क्या करूँ? वांग जी कहता है शुयान अब ये ड्रामा करना बंद करो, और हाँ जैसे विंग मुझे मिल गया है वैसे ही कोई न कोई तुम्हें भी मिल जाएगा। इस बात पर विंग कहता है हाँ शुयान, और मैं जानता हूँ कि मेरी याददाश्त जाने के बाद मैंने तुम्हें काफ़ी परेशान किया, मगर सच मानो तो तुमने एक सच्चे फ्रेंड होने का फ़र्ज़ निभाया है जो मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊँगा। मगर शुयान मैं वांग जी के अलावा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और इसी तरह विंग के काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार शुयान को विंग के सामने झुकना ही पड़ता है, और वो विंग का हाथ वांग जी के हाथ में देता है। उसके बाद विंग वांग जी के अंकल से मिलता है, उसके कजन ब्रदर से चेन से मिलता है, और सबसे बड़ी बात वो मिसिस लेन से मिलता है। मिसिस लेन भी वांग जी से मिलकर बहुत हैप्पी होती है, विंग से मिलकर बहुत हैप्पी होती है, और विंग का शुक्रिया अदा करती है कि उसी की वजह से उसकी जान बची है। और फिर विंग से कहती है तुम्हें याद है एक दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमारी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी, तब तुमने और तुम्हारे दोनों फ्रेंड ने मुझे और कुरेन को तो बाहर निकाल दिया था, मगर वांग जी के फादर को नहीं निकाल पाए और हमारी गाड़ी पूरी तरह ब्लास्ट हो गई थी। विंग कहता है हाँ क्या वो आप थे? लेनी कहती है हाँ। लेनी हाँ में सिर हिलाती है और फिर विंग को हक कर लेती है, और अब लेनी अयान से भी मिलती है, और फिर विंग से कहती है बेटा आप देर मत करो और जल्दी से वांग जी से मैरिज कर लो। विंग इस पर कुछ भी नहीं कहता, और फिर दोनों फैमिली आपस में मिलते हैं। विंग और वांग जी की शादी की डेट फिक्स करते हैं, और फिर हम सीधा वांग जी और विंग के मैरिज का दिन देखते हैं, जहां शादी एक सी के किनारे ऑर्गेनाइज की थी। वहीं वांग जी ने अपने सभी बिजनेस पार्टनर, फैमिली फ्रेंड, यहाँ तक कि विंग के स्कूल फ्रेंड जियान फेमियान ने भी विंग की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और अब उनकी शादी होती है और प्रिस्ट उन्हें किस करके शादी को लॉक करने को कहते हैं। उसके बाद विंग की विदाई का समय हो गया था, जहां विंग वहीं स्टेज पर बैठा था, मगर वांग जी गायब था। तभी लेनी कहती है कुरेन वांग जी कहाँ हैं? क्या विंग को घर नहीं ले जाना है? तभी मेहमान भी कहने लगे कि शादी के बाद कुरुम कहाँ चला गया। वही फेमियान भी परेशान था कि वांग जी कहाँ चला गया। धीरे धीरे विंग के पास भी खबर पहुंच जाती है कि वांग जी गायब है। विंग भी परेशान हो जाता है। तभी मेहमानों के बीच में वांग जी सफ़ेद घोड़े पर आता है और घोड़े को विंग के पास रोकता है और अपना हाथ विंग के सामने बढ़ाता है, और विंग भी अपना हाथ वांग जी के हाथ में देता है, क्योंकि ये तो उसकी ड्रीम मैरिज थी। और फिर वांग जी जल्दी से विंग को अपने पास घोड़े पर खींचता है और वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सभी लोग शौक कि ये अचानक क्या हुआ, और फिर हम विंग और वांग जी को देखते हैं जो घोड़े पर इतनी दूर आ गए थे कि अब शाम हो गई थी। इसलिए वांग जी उस घोड़े को रोकता है, उस पर से उतरता है, विंग को भी उतारता है और कहता है विंग तुम बचपन से यही सपना देखते थे ना कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग सफ़ेद घोड़े पर आए, सबके बीच से तुम्हें लेकर भागे। विंग कहता है हाँ। जिसके आंखों में आंसू थे वो अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे बहुत पैशनेट किस करने लगता है। तो गाइस यहीं पर मैं अपनी स्टोरी पावर ऑफ लव को यहीं समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। और हाँ गाइस, कल से शायद मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने गांव उत्तराखंड जा रही हूँ और मेरे गांव में नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो मैं घर में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। मगर आप टेंशन मत लेना, मैं समर वेकेशन ख़त्म होने के बाद आपके साथ में और भी न्यू स्टोरी शेयर करूंगी। इसलिए आप सभी अपना ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, और तब तक मेरी स्टोरियों को एंजॉय करना। थैंक यू, बाय बाय।